अस्सलामुअलैकुम, यू वॉचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। बहुत खुशी की खबरों के साथ मैं आया हूँ। आज कुछ गम की खबरें भी हैं। पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ वो तो आपके सामने है, लेकिन पाकिस्तान के अलावा भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में एक दौड़ लगी हुई थी चैम्पियंस ट्रॉफी की नशरियात के दौरान, तो उसमें एक बहुत अच्छी खबर है, वो आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड निकलना है कल सुबह तकरीबन 2-2:30 बजे या 3 बजे की फ़्लाइट से बजरिया दुबई ऑकलैंड जाएगी पाकिस्तान की टीम। फिर वहाँ से क्राइस्टचर्च जाएगी और क्राइस्टचर्च में पहला T20 मैच खेलेगी 16 मार्च से। उसके बाद फिर वनडे सीरीज़ शुरू होगी, उसमें खिलाड़ी तब्दील होंगे, कप्तान तब्दील होगा। और बातें हैं करने के लिए। इंडिया जीत तो गया चैम्पियंस ट्रॉफी, लेकिन इसकी जीत के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक हमारे शुरका भी हैं जो कि रेगुलर पैनल का हिस्सा हैं इस सिली पॉइंट का। तनवीर अहमद साहब, उनका तारुफ आपसे क्या कराऊँ, रोज़ाना ही हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। ज़रा शोला बयानी के लिए शोहरत रखते हैं। कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत दिनों के बाद, रमज़ान का हमारा पहला शो है ये। अच्छा, मैंने देखा कि मेरे से ना आपकी काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। आप बड़े फ्रेश हैं। जब रेगुलर हो रही थी आप टेंशन में रहते थे शो के दौरान, जरा फ्रेश फील नहीं रहते थे। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए ना कि आपको देख के यार मैं थोड़ा सा टिमिड हो जाता हूं। मेरे को देख के आप वो टेंशन में आते थे ना यार, ये डायरेक्ट मुझे क्या क्या बोल देते हैं, आज पता नहीं क्या बोल देंगे। आप क्या बोलते हैं यार, पता नहीं। भाई आपको मैं याद कराऊं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये जो आपने बात बोली ना, ये देखे मैं उन लोगों में से हूँ ही नहीं, मैं अपनी वर्डिंग चेंज कर दूंगा। यही तो क्वालिटी है मेरे अंदर। चलो अच्छा, अच्छी बात है। चल आज कैसे आप डिफेंड करते हैं ये देखते हैं। चलो सबसे पहले तो खुशी की बात, जो पाकिस्तान टेलीविज़न का फ्लैगशिप प्रोग्राम गेम ऑन है उसने तमाम ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो रेटिंग उसको मिली है वो अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी शो में ऐसी रेटिंग नहीं आई। जो प्री मैच एनालिसिस हुए, जो पोस्ट मैच एनालिसिस हुए, ज़ैनब अब्बास उसकी होस्ट थी, उसके साथ सिकंदर बख्त होस्ट थे। उसके अलावा शुरका का तारुफ, उन शुरका के बारे में आपको दोबारा बताऊँगा। ये प्री मैच 0.8, पोस्ट मैच 0.9, 80 मिलियन प्लस व्यूज़, 200 मिलियन की रीच और एंगेजमेंट, 3 मिलियन टैप मैट के ऊपर जो सोशल मीडिया ऐप है उस पर ये फिगर्स रहे शानदार। उसके अलावा मैंने आपको बताया था होस्ट, इसके 2 होस्ट के अलावा जो शुरका में शामिल थे वो शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक और सना मीर, 3 साबिक कप्तान पाकिस्तान के और एक तेज़ तरीन बॉलर दुनिया का, आज भी उसका दुनिया नाम लेती है। ये छोटी सी एक रिपोर्ट भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये शुरका बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और क्यों खुश ना हो, क्योंकि इन्होंने रेटिंग का रिकॉर्ड पाकिस्तान का तोड़ दिया है। लेट्स सी द रिपोर्ट फर्स्ट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पीटीवी स्पोर्ट्स के सिग्नेचर शो गेम ऑन है ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप पर कई मिलियन व्यूज हासिल किए। इसके साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स चैनल्स को भी रेटिंग के लिहाज से पीछे छोड़ दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में पीटीवी स्पोर्ट्स ने मेगा ट्रांसमिशन का आगाज किया। गेम ऑन है शो में क्रिकेट की दुनिया के नामवर तज्जियाकारों ने अपनी माहिराना राय दी और मैचेस पर तबसरे किए। एक्सपर्ट पैनल में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज और सना मीर शामिल थे। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्त ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप टैप मैट पर गेम ऑन है के फिगर्स की बात करें तो शो ने 80 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए, जो क्रिकेट के शौकीन अफराद का पीटीवी स्पोर्ट्स से वालेहाना लगाव का सबूत है। रीच की बात करें तो 200 मिलियन से ज्यादा अफराद ने गेम ऑन है शो तक रसाई हासिल की, जबकि 3 मिलियन से ज्यादा अफराद लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर एंगेज रहे। रेटिंग की बात की जाए तो गेम ऑन है शो बाकी चैनल्स पर बाजी ले गया। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदा से ही पीटीवी स्पोर्ट्स हावी रहा। पहले रोज पीटीवी स्पोर्ट्स पर प्री मैच रेटिंग 1.4 रही, जबकि बाकी चैनल्स पीटीवी स्पोर्ट्स से पीछे रहे। पोस्ट मैच शो में पीटीवी स्पोर्ट्स 1.6 रेटिंग्स के साथ सरे फहरिस्त रहा। बाकी दिनों में भी पीटीवी स्पोर्ट्स ने मैदान मार लिया। प्री मैच एवरेज रेटिंग में पीटीवी स्पोर्ट्स 0.8 के साथ पहले नंबर पर रहा। पोस्ट मैच शो में पीटीवी स्पोर्ट्स की एवरेज रेटिंग 0.9 रही। कौमी चैनल के नाते पीटीवी स्पोर्ट्स ने न सिर्फ मुकाबले बराह रास्त दिखाए, बल्कि नाजरीन की दिलचस्पी के पेश नजर आला मेयार के प्रोग्राम भी पेश किए। यही वजह है कि नाजरीन का पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल पीटीवी स्पोर्ट्स ही है। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। ज़िशान कयूम ने रिपोर्ट किया पीटीवी की ये कारनामे को, और 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ लोगों की रीच पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम ने हासिल की। तनवीर साहब, प्रोग्राम तो बहुत शानदार था, इसके बारे में आपका क्या कहना है रीच के हवाले से, अवामी पजीराई के हवाले से?
ज़बरदस्त है, और इससे ये नज़र आता है कि लोग जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स को बड़े शौक़ से और बड़े गौर से देखते हैं। और ज़रूर मैं यही कह सकता हूँ कि मुबारकबाद सबको, और जिन लोगों ने जो जो मेहनत की उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। पीटीवी स्पोर्ट्स को मुबारकबाद। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त एक ख़ुशी की बात है कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने इतना ज़बरदस्त उनको, मतलब एक पूरी दुनिया में उसको देखा गया। और जो आप बता रहे हैं कि ये हमने जो देखा भी मिलियंस में आए हैं, रीच वगैरह जो जितनी भी थी, आई थिंक ज़बरदस्त थी, मज़ा। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। चलें अब आते हैं अपने एजेंडा की तरफ। एजेंडा तो मेरा ख़ास नहीं है कुछ, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा किया ही नहीं चैम्पियंस ट्रॉफी में। आप जो उम्मीद कर रहे थे पाकिस्तान से, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान की तो उम्मीदों के बरक्स रही। बिल्कुल, मतलब एक मैच नहीं जीत सका पाकिस्तान। देखिए आसिफ भाई, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं ना, ये बात हम पहले से ही कर रहे थे। उसकी वजह ना, हम सिर्फ मैं नहीं, हर क्रिकेटर, आप भी और लोग भी जिनका क्रिकेट से नहीं भी ताल्लुक़ है, वो लोग भी, अवाम भी, बच्चे भी, बड़े बूढ़े, सब यही बात कर रहे थे जिनको समझ है कि यार ये टीम क्या बनाई गई है, जिसमें ओपनर भी नहीं, जिसमें स्पिनर भी नहीं, अपनी कंडीशन में क्रिकेट हो रही है, रन्स यहाँ इतने ज़्यादा होने हैं, मार इतनी पड़नी है। जब इतनी मार पड़ेगी तो उसको टैकल कौन करेगा बैट्समैनों को? ये आपने, वैसे मैं याद करा दूं, आपने कहा था पाकिस्तान में मैचेस में 300 रन तो आम होंगे, ये आपके अल्फाज हैं। मैंने आपसे बोला था 300 होंगे, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि कोई पता नहीं है, कोई बैट्समैन 200 भी कर सकता है, और 150 से ऊपर से गए भी, ठीक है। रिकिल्टन ने रन किए, उसने इब्राहिम ज़ादरान उसने 177 आई थिंक कुछ किए। तो मैंने आपसे बोला था कि 200 रन भी कर सकते हैं। तो अगर इंडिया की टीम यहाँ पे आती तो 400 भी कर सकती थी, वो 400 भी कर जाती अगर जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप थी। खैर, पाकिस्तान की बात हो रही थी कि मुश्किल पिचेस हैं यहाँ पे, स्पिनर्स के लिए प्रॉब्लम, फास्ट बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम। जहाँ पे आपको ये पता है कि यहाँ पे रन्स बहुत होने हैं, और वहाँ पे आपने अपना कोटा बॉलिंग का इतना कम रखा हुआ है, जो कि बहुत गलत था। उसके बाद मतलब हमारे जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट किए जा रहे हैं, उस चीज़ को, गलत चीज़ को बैक किए जा रहे हैं कि हमने इस वजह से लेके गए थे, हमने इस वजह से लड़के सेलेक्ट किए थे, हमने टीम बुरी सेलेक्ट नहीं की। तो देखिए, इसका रिज़ल्ट तो ये आना था जो कि आया भी। और दूसरी टीमों ने क्या परफॉर्मेंसेस दी। उसके बाद अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं, आपके पास बैटिंग ही नहीं थी। हम पीछे चले जाएं, जब बाबर आजम और रिजवान रन करते थे। अभी ये लोग ये सोचें कि मैं इस टाइम बाबर की तारीफ़ या रिजवान की तारीफ़ की बात नहीं कर रहा, मैं इस टाइम एक ये बात कर रहा हूँ कि हमने जो टीम सेलेक्ट की थी उस टाइम इन दोनों की फॉर्म भी नहीं है। रिजवान ने रन्स किए, बाबर की बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। उसके बाद हम जो है वो हमारे पास ओपनर भी नहीं, ठीक है। फ़खर जमान का भी इशू हो गया, साइम अयूब जो है वो पहले ही बाहर हो गया टूर्नामेंट से। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारी बैटिंग भी इतनी ज़्यादा वीक। दूसरी टीम्स हमने देख ली चैंपियन ट्रॉफी में, अभी भी हमें चीज़ों की समझ नहीं आएगी, तो फिर कब आएगी? चलें अब आगे न्यूजीलैंड में देखेंगे। लेकिन आप बड़े कन्विक्शन के साथ आपने कहा था कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, तो इंडिया तो फाइनल खेल गई। 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए, ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना, जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए, मैंने इस वजह से बोला था। हिम्मत की इसमें क्या बात है यार, कोई बोलता नहीं है ना, ये कोई भी नहीं बोल सकता। नहीं, कोई जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी? ज्यादातर तो भाई सच तो साबित नहीं हुआ ना आपका, वो मुझे पता है। लेकिन मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि मुझे गुस्सा था इनके ऊपर। मैंने इस वजह से बात की थी कि यार मेरा दिल नहीं करता, और आप देख लेना मेरे वर्ड यही थे कि मेरा दिल नहीं करता कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में है। हो भी सकता है लेकिन मेरा दिल नहीं करता। आप देख लें, मैंने ये वर्ड यूज़ किया क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को ख़राब करने की कोशिश की, बीसीसीआई ने, जय शाह ने, उसकी वजह से मैंने बोला कि यार मैं नहीं चाहता कि ये टीम सेमीफाइनल में हो, सेमीफाइनल में आए, और सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में अब होना चाहिए। आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से? देखिए, नहीं, दिमाग दिल सब सोचता हूँ। इंडिया ने तो दिमाग लड़ाया और सब कुछ अपने मुताबिक किया और जीत गए। देखिए, उन्होंने तो दिमाग लड़ाया ना, तो अब पता तो चल गया सबको, दुनिया के सब प्लेयर्स को पता चल गया, दुनिया के सब क्रिकेट बोर्ड को पता चल गया। हाँ। जो कि अब बोल रहे हैं सब। हाँ, सही है। तो हम जो इतने अरसे से बैठ के बहस कर रहे थे, या हमारे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो इतनी फाइट कर रहे थे इन चीज़ों पे कि यार ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हाइब्रिड की बात चल रही थी तो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड कहाँ थे सारे? उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को जितने भी बोर्ड्स के लोग थे, उनको नहीं समझ आ रही थी कि यार सिर्फ इंडिया अगर दुबई जाके खेलेगा, उस दुबई पे जाने के लिए उसने पहले से ही अपनी टीम रेडी कर ली है। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, हर मैच के दौरान जो गैप्स है इंडिया को बहुत ज़्यादा है,
वो बहुत ज़्यादा थे। सही, वो देखिए वो भी है, चलो मैं मानता हूँ, मैं गैप्स की भी बात नहीं कर रहा। आपको 2 दिन का, एक मैच के बाद तकरीबन 3 दिन का गैप तो आपको मिल ही जाता, वो भी कोई मसला नहीं है। एक मैच में तो आई थिंक 5-6 दिन का गैप था इनका, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि एक टीम ट्रैवल ही नहीं कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फ़र्क है? वहाँ भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहाँ भी आपको वही खिलाना पड़ा। बात ये है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखें इंडिया वहाँ से यहाँ आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता, उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहाँ से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने, इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फ़ायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी, इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहाँ की टीम जो वहाँ जा रही थी उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, कि पहले 10 ओवर में रन्स करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स की को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहाँ की टीम्स वहाँ गई, जब इंडिया से खेलने, वहाँ पे फंस गए वो, क्योंकि वहाँ पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं मिला। ये तो सारी चीज़ हो गई, सबने देख लिया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई, फाइनल हुआ, उसको ट्रॉफी दी गई रोहित शर्मा को, स्टेज सजा, उस पर रॉजर न्यूजीलैंड का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए ये तो मैं मतलब मुझे एक हैरानगी हुई है कि हमारी तरफ से क्यों नहीं है कोई भी। हमारा टूर्नामेंट है, हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, फाइनल वहाँ हो गया तो क्या हो गया। अब ये मुझे इनसाइड स्टोरी पता नहीं, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं गया, ये मुझे नहीं पता। सुना था कोई एक बंदा है वहाँ गया हुआ है, लेकिन उसको वहाँ पे बुलाया नहीं। मुझे पता है, लेकिन मसला ये है कि ये देखिए ये चीज़ तो ऐसी है कि कोई ना किसी बंदे को तो जाना चाहिए था ना। गया था बंदा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वही शिकायत है, भाई आप अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। जब आईसीसी ने जब कह दिया, आईसीसी मेरी बात हुई, जो आईसीसी तर्जुमान है उन्होंने कहा कि जो साहब पीसीबी ने भेजे थे वो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं पूरे आते थे। वही ना, सुमैर सैयद साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ज़ाती वजूहात की बिना पे नहीं जा सके, तो वो जो बंदा है वो प्रोटोकॉल में पूरा नहीं आ रहा था। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, लेकिन पीसीबी ने इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा। मेरा सवाल है आपसे, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे नहीं थे, ठीक है, प्रोटोकॉल वही बता, लोगों को भी इजी वे बता देना कि जो लोग वहां बैठे आए हुए थे उस हिसाब से उनके बीच में उनकी जगह नहीं बनती थी, ठीक है, ये मतलब एक इजी सदर थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मुझे बताएं, अगर चेयरमैन साहब नहीं जा सकते थे तो फिर आप बताएं कौन सा ऐसा बंदा था जो वो वहां जाने के काबिल था। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये दोनों एक ही बंदा है हमारे आइन के हिसाब से। आज का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर भी चेयरमैन साहब के पास है। अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान में होता है, दुनिया में बाकी नहीं होता। इसमें तो कायम मकाम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काफ़ी अर्से कोई और साहब रहे, सलमान नसीर साहब रहे, फिर उसके बाद आए। तो पाकिस्तान, अब ये आईसीसी से पाकिस्तान का जो भी राब्ता हुआ वो बताओ ना हमें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताना चाहिए। और काफ़ी लोगों ने मुझसे भी पूछा कि यार ये क्या है, मतलब हमारा टूर्नामेंट था, हमारी तरफ से कोई स्टेज पे बंदा जो है वो नज़र नहीं आया। बाकी जो भी, अगर क्रिकेट बोर्ड, जो आपने बात की है कि क्रिकेट बोर्ड अगर कोई भी किसी को नहीं भेज सका या कोई मसरूफ़ था तो उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए। हम क्यों बार बार बोलते हैं, हम सिर्फ इस बात के ऊपर नहीं, हम हर बात पे बोलते हैं, जो भी चीज़ क्रिकेट से ताल्लुक़ रखती है ऑफिशियल फ़ौरन से अनाउंस कर दें, क्योंकि फिर डिबेट होने लग जाती है ना, उसमें 36 बातें उल्टी सीधी बातें निकलती रहती हैं। उसके बाद जब हाइप बन जाती है, मतलब लावा गर्म हो जाता है, उसके बाद आके क्रिकेट बोर्ड आता है सामने, फिर आके कहता है कि नहीं जी ये नहीं। अगर ये बात हो रही है तो फिर आप फ़ौरन से आके कह दो ना, किसी को भी कह दो यार, जाओ मीडिया में जाके या ऑफिशियल मतलब ट्वीट कर दो, फेसबुक पे डाल दो, अपने ऑफिशियल अकाउंट कहीं भी डाल दो। अगर किसी ने सामने नहीं आना, लिख दोगे यार ये मसला, तो सारे खामोश हो जाएंगे। इसमें क्या ऐसी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, लेकिन बात सीधी पता क्या, ये इतनी छोटी चीज़ नहीं थी, इसमें किसी ना किसी को हर सूरत जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए था। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं जो रॉजर बिनी, उन्होंने जैकेट्स पहनाई प्लेयर्स को जिसपे पाकिस्तान का नाम बाहर लिखा हुआ है। तो
इंडिया छुपा तो नहीं सकता जाहिर सी पाकिस्तान बात का। है, जाहिर सी पाकिस्तान बात का नाम तो लिखा हुआ है। अब ये जैकेट्स कहीं लटकाएंगे अपनी तो उससे पाकिस्तान का नाम लिखा नहीं होगा। तो इसमें कोई, ये तो देखें, ये तो मतलब यानी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में या इस टूर्नामेंट में मतलब बातें ऐसी शुरू होने लग जाती है ना कि जिसमें हर चीज़ पे वो हाइप बन जाती है, जी हमारा नाम लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, रोहित शर्मा पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, टूर्नामेंट वहाँ शिफ्ट नहीं हो जाएगा, ये होता है। हालांकि ये एक नॉर्मल चीज़ है भाई, जिसका टूर्नामेंट है उसका नाम लिखा जाएगा, बात ख़त्म हो गई। पाकिस्तान जब इंडिया जाके खेलता है तो क्या शर्टों में नाम इंडिया का नहीं लिखा होता? सब कुछ होता है। ये वैसी है कि इनकी वजह से इतनी ज़्यादा वो हुई भी है, ऐसा अच्छा, ये अब जो नॉर्मल आगे चीज़ है। चैंपियनशिप होने वाली है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में, तो उसमें भी पाकिस्तान सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। तो ये खैर वो तो अनाउंस है कि 2 मैचेस 2 मुल्कों में होगा। तो इससे पहले 96 का वर्ल्ड कप भी 2 मुल्कों में हुआ, 87 का वर्ल्ड कप भी 1 से ज़्यादा मुल्कों में हुआ। तो उस वक्त तो ये परेशानी नहीं होगी ना। नहीं, उस वक्त क्या परेशानी होगी? इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वैसे ही 2 टूर्नामेंट में हो रहा है, दो मुल्कों में हो रहा है। तो इंडिया को तो परेशानी नहीं है कि हमारे मुल्क में आएंगे नहीं आएंगे, वो तो वैसे ही उन शेड्यूल सारा फाइनल उसका लेकिन इंडिया में ये मुझे बताएं कि क्या मतलब फाइनल उसका इंडिया में शेड्यूल है, वो अभी तय नहीं हुआ। पाकिस्तान पहुंच जाता है अगर तो फिर वो बात देखी जाएगी, वो ठीक है। अच्छा, अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ। ये जो है इसमें जो ग्रुप है, क्या ग्रुप भी इसी तरीके से बना है? हाँ, तो फिर ये देखने वाली बात है ना। हाँ। ये देखने वाली बात है कि ग्रुप किस तरीके से बनाया जाएगा। क्या वही ग्रुप होगा कि पाकिस्तान श्रीलंका खेल रहा और इंडिया श्रीलंका जाके खेलेगा, या इंडिया अपने आप को उस ग्रुप से निकाल देगा कि दूसरे ग्रुप पे रखे जो इंडिया में होंगे सारे मैचेस? ये देखने वाली बात है। अगर यहाँ ये निकाल दिया इंडिया ने अपने ग्रुप से, क्योंकि हर इवेंट में ऐसे ग्रुप बनता है कि पाकिस्तान इंडिया एक उसमें होते हैं, तो फिर पाकिस्तान कमाल की बात कर दिया। पाकिस्तान इंडिया अगर पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में हुआ तो फिर इंडिया को तो श्रीलंका जाना पड़ेगा। क्यों दिल से क्यों सोचते हो यार? तुम्हें दिमाग से भी सोचना चाहिए। नहीं, दिमाग दिल में अच्छी बात की ना, दिमाग दिल में सब सोचता हूँ। अभी दिल से तो सोचे हुए अभी तक सोचा हुआ ना, जो दिल से आपने कहा था कि इंडिया नहीं आएगा, मेरा दिल कहता है। तो वो तो ठीक है ना, दिमाग से जो सोचिए, ये जो बात आपने की है, ग्रुप वाली जो बात की है, ये बहुत शानदार बात है। क्योंकि अगर इंडिया इस दफा ग्रुप से निकल गया तो इसका मतलब बस क्लियर एक चीज सामने नजर आ गई है। लेकिन फिर फाइनल का अभी तक फैसला नहीं किया आईसीसी ने, तो आईसीसी को भी तो ब्लेम करें ना, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी आप ब्लेम करें। इंग्लैंड अब चीख रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आवाज नहीं है, लेकिन और कहीं से आवाज आई। मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए आईसीसी, मतलब जे शाह को, उसको पढ़ जाए उसके ऊपर कि भाई आज के बाद हम इस तरह नहीं होने देंगे, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, हम किसी एक टीम को फेवर नहीं देंगे। अगर होगा टूर्नामेंट तो एक ही जगह होगा, ठीक है, मतलब बेशक थर्ड वेन्यू करा दो, कहीं कराना है कराओ, लेकिन एक ही जगह होगा। हर टीम उसी जगह पे खेलेगी, उसी जगह रहेगी, उसी जगह प्रैक्टिस होगी, उसी जगह सब कुछ होगा। चलो आपने बात की है, तो ये तो चीज़ आईपीएल शुरू होने वाली है अभी, 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगी। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड आज रात को निकल जाएगी, कल अर्ली मॉर्निंग जा रही है पाकिस्तान की टीम, पहले ऑकलैंड जाएगी, वहाँ से क्राइस्टचर्च जाएगी। तो वहाँ जो T20 सीरीज़ होगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे तो बाद में आता हूँ। न्यूजीलैंड ने कल रात को अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें ना उनका कप्तान सेंटनर है, ना वो ग्लेन फिलिप्स है, उसके अंदर ना लोकी फर्गूसन है, और भी लड़के उनकी, मतलब उनकी टीम आईपीएल खेलने जा रहे हैं। तो आईपीएल का कंट्रोल भी तो है ना, जाहिर सी बात है। तो ये भी तो कंट्रोल देखें कितना ज़्यादा दुनिया क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, अगर क्रिकेट, जिस तरह मैंने आपसे बात की है ना, देखिए हम क्या सोचते थे पहले, हम यही सोचते थे ना, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इंग्लैंड का सिस्टम, इंग्लैंड की क्रिकेट, उनके प्लेयर्स देखो, ये सब कुछ हम यही बात करते थे ना। हम ये बात करते थे कि नहीं यार, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, ये लोग क्रिकेट की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को खुद भी देखना चाहिए ना, सही है कि भाई हमारे मुल्क में क्रिकेट, मतलब हमारी कंट्री का मैच है, अब हम अपने लड़कों को छोड़ के दूसरे लड़के डाल के जो मेन प्लेयर है हम वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं कि जी जाओ आईपीएल खेलने जाओ। अच्छा, इसमें ये है, क्या ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान के टाइम पे होती हैं
मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तान नहीं, के टाइम पाकिस्तान का वो टाइम ही ऐसा ना, अब आईपीएल शुरू नहीं हो रही है मार्च में। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं इस मानता। दफा आईपीएल का शेड्यूल चेंज नहीं हुआ मैं नहीं मान, मुझे आईपीएल का देखें, शेड्यूल थोड़ा फिर सा आप change बात हुआ। कह रहे हैं ना, ये भी मैं दिल से कह रहा हूँ, हाँ, मैं नहीं मानता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही होती, यहाँ पे कोई बड़ी टीम आ रही होती, नहीं जाते मुझे लगता है। क्योंकि पाकिस्तान से ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है कि जब आईपीएल हो रहा ऑस्ट्रेलिया है। की टीम साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स देख लें। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में लड़के इसलिए नहीं थे कि इंडिया से टेस्ट सीरीज उन्होंने खेलनी थी। हाँ ऑस्ट्रेलिया मैं यही तो कह रहा उस हूँ ना। वक्त ऑस्ट्रेलिया के अभी हाल ही में जब पाकिस्तान ने हराया ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल। तो बात यह है कि हमें भी कहीं ना कहीं अपनी क्रिकेट को ऐसा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मैचेस जीतने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप रैंकिंग में ऊपर आने लग जाते हैं ना, ऊपर टॉप 3 में जब आप रहते हैं, तो फिर दूसरी टीम ये सोचती है कि नहीं यार ये टीम अच्छी चलो है, ठीक इसीलिए है, दूसरी पाकिस्तान तीसरी पाकिस्तान की तो सीरीज हमें भी का- कहीं ना कहीं वो करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड ये क्रिकेट की बेहतरी की चीज़ नहीं कर रहे, ये सिर्फ पैसे के लिए अपने पैसे लड़कों को के- भेज रहे क्योंकि और कमीशन कमाने के लिए। क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलता है, जैसे बिल्कुल, तनवीर कह रहे हैं कमीशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हर लड़के की जो मैच फीस है उसका कुछ परसेंट, जो पहले था 10%, अब हो गया 20%, मेरी इत्तला के मुताबिक। आगे पीछे शायद होगा, तो उसके लिए माजरत मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा था 10%, लेकिन मुझे इंडिया से किसी ने बताया कि अब 20% हो गया है। प्लेयर का मैच फीस का 20% उस क्रिकेट बोर्ड को जाता है। तो पाकिस्तान के पास एक तरह से मौका है। लेकिन पाकिस्तान का बैटिंग कोच अचानक वो टूर से ड्रॉप हो गए, मोहम्मद यूसुफ जो बैटिंग कोच थे पाकिस्तान के। तो अब बैटिंग कोच तो कोई नहीं है टीम में, स्क्वाड में। देखिए ये भी अब मैंने तो अनाउंस नहीं करना ना, नहीं अनाउंस क्या करना ये है? तो अब मेरे ख्याल में देखिए, मैं तो आपको पता है मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स जो ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, जो ज़्यादा समझते हैं क्रिकेट को, मैं हमेशा कहता हूँ इनको नीचे ग्रास रूट लेवल पे आना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे आओ, अंडर 13 पे जाओ, 16 पे यूसुफ जाओ। भाई को भी ये मशवरा आपने- मेरा सबको है, चाहे कोई भी है, कोई भी, चाहे इंजी भाई हैं, चाहे मोहम्मद यूसुफ हैं, चाहे और जो भी हैं। मेरी अपनी सोच, मैं कहता हूँ कि इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली, इनको समझ है क्रिकेट की, ये नीचे जाएं। क्योंकि जब हमारे सारे क्रिकेटर्स टीवी पे इधर उधर बैठ के टेक्निकल चीज़ों की जब बात करते हैं ना, तो टेक्निकल चीज़ें वहीं अच्छी हो सकती हैं। कहाँ पे? नीचे आप टेक्निकल चीज़ें आपकी ज़्यादा काम आती हैं। ऊपर पे तो यही बोलते हैं ना कि यार टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ा लेवल, वहाँ सिर्फ आपने थोड़ा सा उसको बस मेंटली स्ट्रॉन्ग करना होता है कि सिचुएशन बतानी होती है, कैसे खेलना है, क्या करना है। लेकिन जो बेस है आपकी बेहतर करने की, वो तो नीचे होती है। चाहे हमारा बॉलर है, चाहे कोई, नीचे जाए। ऊपर जो है, ऊपर अब मैं इसको आपको क्या बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान टीम के अंदर है या नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, वो लोग जाने चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 14-14, 15-15 साल से कोचिंग कोर्सेज किया हुआ है और डोमेस्टिक में लड़कों को काम किए। क्यों? क्योंकि वो जब पाकिस्तान टीम में जाएंगे ना, वहाँ टेक्निकली इतनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो तजर्बा इनका 10-15 साल का, ये वहाँ जाके, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वहाँ जाके इनको वहाँ पे उनको ज़रा वो मेंटली स्ट्रॉन्ग चीज़ों को करने के लिए ये लोग बेहतर हैं वहाँ पे। बिल्कुल दुरुस्त कहा तनवीर साहब ने कि जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको नीचे काम करने की ज़रूरत है। हमें इस वक्त ब्रेक की ज़रूरत है, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आकर इस प्रोग्राम का आगाज़ हमने पीटीवी की कामयाबी से किया था टीवी पर, और मैदान में पीटीवी ने जो कामयाबी हासिल की है अभी हाल ही में, जो प्रेसिडेंट्स कप जीता है पीटीवी ने, उसका सेहरा किसके सर है? एक तो पूरी टीम के सर है, लेकिन किसके, हम जो समझते हैं जो बैकबोन ऑफ दैट विन वो रहे, वो हमारे साथ होंगे अगले सेगमेंट में प्रोग्राम के। तो जुड़े रहिए। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। अब जो बातें हम करेंगे ना इस सेगमेंट में, वो शानदार बातें, और वो फतह जो हमने हासिल की पीटीवी की टीम ने, प्रेसिडेंट्स कप जीता, ये बहुत बड़ी कामयाबी है
इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि कराची में इसके तमाम मैचेस हुए थे, फाइनल इसका पिंडी में हुआ था, लेकिन तमाम मैचेस ही मैंने देखे अपनी आंखों से। मैंने तमाम ग्राउंड्स पे जाता था, KCCA स्टेडियम हो या RLCA हो या नेशनल बैंक का स्टेडियम हो या कोई और स्टेडियम हो, वहाँ एक शख्सियत बहुत सुकून के साथ बच्चों को बताती थी कि ये करना है, और उनके चेहरे पे मैंने कभी टेंशन नहीं देखी। सारे बच्चे उनकी तरफ आते थे, और उनको तो खैर मैं तो बड़े अरसे से जानता हूँ, लेकिन बहुत खुशी हुई कि PTV के कोच बनने के बाद अब दुनिया उन्हें जानती है। शौकत मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत मिर्ज़ा उर्फ लाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाला क्यों कहते हैं आपको? सबसे पहले तो ये बताएं आप, लाला आप पख्तून तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई नहीं। कि मैं जब शुरू में स्टार्ट में क्रिकेट खेली थी तो मेरे जो कोलीग्स थे उसके अंदर शाहिद महबूब, जलालुद्दीन, सलीम यूसुफ, ये वाली गैदरिंग होती थी, तो शायद मैं थोड़ा सा अखड़ दिमाग होऊंगा, इस वजह से उन्होंने मेरा नाम ये डाल दिया था, मैं सुनता नहीं था उनकी। अच्छा हाँ। तो लाला, आपने ये PTV में आपका आना कैसे हुआ? मतलब PTV की टीम के साथ आप कोच करें, आपका करियर है पूरा 20 साल से ज़्यादा का कोचिंग करियर है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी इन्होंने 22 साल खेली और 21 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज, ये कमाल है। लेवल 4 कोच हैं ये, लेवल 4 कोच, विच इज़ दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोचिंग वर्ल्ड ओवर। तो ये तो बातें अभी करेंगे, लेकिन अभी PTV में आने का किस्सा बताइए। PTV ऐसा हुआ कि 2020 के अंदर PCB से अलग हुआ था मैं कोचिंग से, तो उसके बाद मैंने क्रिकेट को खैर बात कह दिया था और घर में बैठा हुआ था। तो तकरीबन 4 साल हो गए थे, तो अचानक से एक दिन उमर रशीद का फ़ोन आया कि कोचिंग के लिए है कोई इरादा। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो 4 साल से बैठा हूँ कि कोचिंग, तो बताइए, मुझे याद भी नहीं कि कोचिंग या क्रिकेट क्या होती है, भूल गया। मजाक करने लगा उससे, तो उसने कहा नहीं सीरियस बात कर रहा हूँ, अभी PTV की टीम जो है उसको कोच चाहिए, तो मैं उस पर बात करूँ। तो मैंने कहा चलो करके देख लो। मैंने कहा पता नहीं सीरियस बात कर रहा है मजाक कर रहा है। तो खैर उसके बाद मेरे पास वसीम का फ़ोन आया, तो उससे मैंने बात की। मोहम्मद वसीम PTV के साबिक कोच हैं, पहले सीजन में कोच। हाँ, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप आ सकते हैं। मैंने कहा पहले तो मैंने कहा शायद मुश्किल है, मेरे को अब आदत नहीं रही है ग्राउंड जाने की। फिर उसके थोड़ी देर बाद आपकी डायरेक्टर हैं PTV के, आलिया रशीद, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा चलो मैं करके देख लेता हूँ, कोशिश कर लूँगा अपनी तरफ से। तो खैर उन्होंने मुझे फिर रख लिया, बुला लिया। तो बहरहाल जैसी भी जो भी सिचुएशन थी उसके अंदर बज़ाहिर तो ये लगता था कि एक कमज़ोर सी टीम है, जो बड़े नाम थे वो अवेलेबल तो नहीं थे, और जो थे उनमें से भी कुछ कैंप में चले गए थे। तो बहुत एक ऐसा लगता था कि बड़ा मुश्किल काम है इस टीम का सरवाइव करना। लेकिन ये है कि मेरा एक अपना तरीका है, फार्मूला है कोचिंग का, जो मैं 2002 से कर रहा हूँ, जब से क्रिकेट छोड़ने बाद से। मैच रेफरी से स्टार्ट किया था, फिर कोचिंग कोर्स करे, फिर कोचिंग की, कि मैं इसको एक फार्मूला है, कीप इट सिंपल, उसको मैं तकरीबन अटमोस्ट सिंपल कर देता हूँ। यानी बहुत सिंपल करने के एक तरीका ये मैंने करता हूँ कि मैं प्लेयर को जज करता हूँ कि प्लेयर जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, और जो उसकी कैपेसिटी होती है उससे मैं ये नहीं एग्जेजरेट नहीं करता, यानी ओवर रिएक्ट नहीं करता कि मैं उससे कोई ज़्यादा डिमांड करूँ। उसको एक ड्यूटी देता हूँ, उसकी ज़िम्मेदारी देता हूँ कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये ज़िम्मेदारी है, और डेली बेसिस के ऊपर। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे मुल्क में भी बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल क्रिकेट तक ये प्रॉब्लम है कि टीम बनती है स्टैटिक्स देख के, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये हो रही है आजकल सिलेक्शन में कि लोग लड़ रहे होते हैं आकर और सिफारिशें कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कि इसने इतने रन बना दिए, इसके इससे 10 रन ज़्यादा हैं, इसके इससे 5 रन कम हैं, इसकी विकटें ज़्यादा हैं। एक्चुअली वो ज़्यादा मेरी नज़र में नुकसान वो लोग पहुँचा रहे हैं क्रिकेट को। लेकिन अब तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो सिलेक्शन कमेटी में उसमें माहिर आदमी है एक, जो स्टैट्स का माहिर है, तनवीर साहब, आप कुछ वो कहना है इस पर? पहले तनवीर से शौकत भाई पूरी बात कर लेना अपनी। हाँ ठीक है। तो जब वो स्टैट्स पे देखते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं ग्राउंड में हूँ, अगर मैं फुल टाइम ईमानदारी से देख रहा हूँ, एक लड़का सेंचुरी करता है, डबल सेंचुरी करता है, ट्रिपल सेंचुरी करता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर उसने ये परफॉर्मेंस अंडर नॉर्मल कंडीशन की है या अंडर प्रेशर की है, किस टीम के ख़िलाफ़ की है, किस मैच में की है, कैसी पिच पे की है, क्या सूरत हाल है। अगर एक जगह पिच ही ऐसी है कि उस पर 1000 रन ड्यू हैं और उसके ऊपर अगर कोई डबल सेंचुरी कर देता है तो वो तो होना ही है।
और किसी जगह ऐसी पिच होती है जहाँ 150 रन भी अगर करना हो तो वो करना बहुत, तो 10 रन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी नज़र में ऐसी जगह के ऊपर जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है वो बेहतरीन जगह होती है कि आप उसको जज करें कि इस वक्त जो इसको टास्क दिया गया था, अगर 2 रन भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो इम्पॉर्टेंट रन अगर वो अंडर प्रेशर कर लेता है तो आप, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो गट्स हैं, वो टेम्परामेंट मौजूद है जो एक कोच को या सेलेक्टर को रिक्वायर्ड होती है। और अगर एक आदमी परफॉर्म तो कर रहा है लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है वो परफॉर्म नहीं करता, या जब ज़रूरत करती है स्पेशली फील्डिंग, यानी आपने देखा होगा आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है फिटनेस बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर इतनी वो होती है, फिटनेस टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। आप फिटनेस, इस चीज़ के आप फिटनेस टेस्ट लें ना लें, दें ना दें। मिसाल के तौर पर मैं कोच हूँ, मेरी ग्राउंड के अंदर अपनी टीम से रिक्वायरमेंट है कि सामने वाली टीम फ़र्ज़ करें वो फील्डिंग कर रहा है और एक बैट्समैन है, फ़र्ज़ करें हमारा जैसे ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड है, ये 2 सेकंड में वो डबल रन भाग रहा है बाउंड्री लाइन से, और मेरा एक फील्डर जो है वो फिटनेस टेस्ट पास करके आया है और उसने बेहतरीन फिटनेस टेस्ट पास करा है, लेकिन वो 2 रन आराम से दे रहा है। उसकी जो थ्रो कीपर को पहुँचाने की टाइमिंग्स है वो 2.5 मिनट है, 2.5 सेकेंड है। तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपने टेस्ट पास किया है नहीं किया है, आप फिट हो नहीं हो, आप अगर यहाँ डिज़र्व करते हो उस सूरत में कि अगर वो 2 सेकंड में 2 रन ले रहा है तो मुझे 1.5 सेकंड में आपकी थ्रो विकेट कीपर तक चाहिए। तो ये तो देखिए ना, ये बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा, विराट कोहली की मिसाल मैं आपको दूं, उसने कहा कि फिट अगर आप होंगे तो कैच के नीचे आप जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर फिट नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे तो आप डाइव लगा के यही लफ्ज़ की तो तनकीद कर रहा हूँ कि ये फिट के लफ्ज़ के ऊपर तो आपको ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किल के लफ्ज़ पे ज़ोर दें कि आपको वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, आप वो फिट होंगे तो वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे ना। तो इसलिए ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं ये लफ्ज़ ही यूज़ नहीं करता फिट और अनफिट का, फिटनेस का, एक्सरसाइज का या किसी चीज़ का। मैंने खुद क्रिकेट खेली है, 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। मैं तो नेट भी नहीं करता था, मैं तो कोई फिटनेस एक्सरसाइज ये कुछ भी नहीं करता था। 20 साल मेरे जितने कोलीग्स हैं उनको पता है कि मैं ग्राउंड से कभी बाहर नहीं गया। इन्होंने तो अभी तक नहीं छोड़ी फिटनेस। भाई ये देखो, ये तो कहते हैं फिटनेस। इसलिए जो मेरे पहली चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग कोचिंग कोर्स करके आते हैं, कोचिंग में लिखा होता है टेक्निकल, टैक्टिकल, फिज़िकल, मेंटल। इसमें कोई शक नहीं, टेक्निकल ज़रूरी चीज़ है, लाजमी चीज़ है, लेकिन काफ़ी नहीं है। टैक्टिकल भी लाजमी है, काफ़ी नहीं है। फिटनेस भी लाजमी चीज़ है मगर काफ़ी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेंटल गेम, कि वो रिक्वायरमेंट जो आपको ग्राउंड के अंदर दी जा रही है आप उसे पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो आप नहीं कर रहे तो आप 10 फिटनेस टेस्ट पास कर लें, आपकी टेक्निक कितनी अच्छी हो। अब आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर आप बहुत अच्छी टेक्निक से बैटिंग आप जो बात करें ठीक है, टेक्निकल बातें हैं। ये पीटीवी की टीम पर मैं वापस आता हूँ। आप पीटीवी में आ गए, आपके पास लड़के भी, आपके पहले राउंड के बाद 2 लड़के आपके, यासिर और रमाद भट्ट जो आपका कप्तान था, पहले राउंड के बाद उनको आपने स्ट्राइक कैंप में भेज दिया। फिर आपने लड़कों को किस तरह से आपने एकजुट किया, एक टीम कैसे बनाई आपने? देखिए, सबसे इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम सिर्फ नाम लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर का, हमें वो भी नहीं लेना चाहिए। हम नाम लेते हैं किसी पर्टिकुलर कोच का, हमें वो भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि ये टीम स्पिरिट गेम है। जब आप किसी लफ्ज़ में ये इस्तेमाल करते हैं कि टीम, जब टीम हो गई तो ये टीम गेम हो गया। इसका मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो आपकी यानी पस पर्दा मैनेजमेंट होती है, वहाँ से लेके नीचे बॉटम तक जो 11 में नहीं होते, 12th मैन भी होता है कोई, वो तक सब शामिल हो जाते हैं। अब इसमें हमाद भट्ट गया तो एक नया लड़का जिसकी कोई ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं तैमूर को, उसको कैप्टन बनाया। तमाम प्लेयर एक यूनिट की तरह जैसे उनको बात की जा रही होती थी ईमानदारी से, यानी कि माहौल उन्होंने ये बनाया था कि खुद कोई अपनी बात नहीं करता था कि मैं रन करूं, मैं गायब कर दिया था। इस टीम की सिर्फ कामयाबी की वजह यह है कि इस टीम के अंदर से मैं को निकाल दिया, बाकी सब वही थे और दूसरी टीमों से बहुत छोटे नाम वाले प्लेयर, बहुत कमज़ोर प्लेयर बज़ाहिर नज़र आने वाले, उन्होंने मैं निकाल दिया। हर आदमी ये कोशिश कर रहा था कि आप आउट करें, आप रन करें। ये माहौल जो है वो लड़के हमारे पास, वहाँ अंदाज़ा लगाएं कि 4 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर थे, वो मिला के हम 6 बैट्समैन पूरे करके वो 6 मैच जो बगैर हम्माद के हमने खेले तैमूर के साथ, वो और बॉलर ऐसे थे कि सब तकरीबन अनफिट थे। उनको अनफिट, हमारे पास फिजियो भी नहीं था, सिर्फ एक मैं था, एक फील्डिंग कोच था, एक ट्रेनर था और 2 मैनेजर थे।
हम उनको उसी तरह कैरी हौसला देके कि उनकी किसी में मैं नहीं था कि मुझे ये हो गया, मैं ये करूं, मैं ये करूं, ये नहीं, हम टीम के लिए कर रहे थे। जो हमारी ऊपर मैनेजर है वो भी यही काम कर रही थी। इसकी वजह से जब भी आप टीम से मैं निकाल देंगे, इसकी मिसाल मैं टीम की यूँ दे दूँ, जैसे आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जैसे दुनिया में 7 बर-ए-आज़म है, ठीक है, सबसे छोटा बर-ए-आज़म जो है वो यूरोप है। उसके अंदर जो है, यूरोप के अंदर आप देखें छोटे से छोटा मुल्क जिसके आप नाम भी नहीं जानते, सब इस्टेब्लिश हैं। एक नेटो बना दी उन्होंने, सब आबाद हैं, सब तरक्की याफ्ता हैं। उसकी वजह क्या है? एक यूनिटी उनके अंदर ऐसी बनी हुई है कि वो इतने बड़े बड़े दूसरे जो आपको नज़र आ रहे हैं उनके अंदर यूनिटी नहीं है। तो खुशहाल हम ज़्यादा हैं या वो ज़्यादा हैं? हम इतने बड़े आदम में रह के खुशहाल नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कॉलेज में बैठा हूँ और लेक्चर पे लेक्चर दे रहे हैं आप बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको ये पता है, आप इस तरह पढ़ाते हैं, इस तरह समझाते हैं चीज़ें कि आम आदमी को समझ आ जाती हैं, आम जबान बोलते हैं ना ये। बिल्कुल और जाहिर सी बात है, देखें हमारी क्रिकेट में ना ये जिस तरीके से बात शौकत भाई कर रहे हैं ना, हमारे को इसी किस्म के लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। और मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है इतनी खेली क्रिकेट, ये कोचिंग जो कोर्सेज़ जिन लोगों ने किए हुए भी हैं, सिर्फ कोर्सेज़ से कुछ नहीं होता, एटीट्यूड का बड़ा अमल दखल होता है, टीम किस तरह लेके चलनी है उसका बड़ा अमल दखल होता है। और कोचेज़ हमारे ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल में वो टीम को टीम लेके चलते भी नहीं हैं, वो जो कहते हैं जी भाई हमने जो बोल दिया वही सब कुछ है। बाकी इन्होंने जो डिमांड की बात की, देखिए यही तो असली चीज़ है कि आपकी टीम की डिमांड क्या है, आपकी टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे लिए कितनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या मेरे लिए क्या ये पूरा टूर्नामेंट खेल सकते हैं, कौन से प्लेयर ऐसे हैं कि इस टाइम ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, ये प्लेयर ऊपर खेल सकता है, ये प्लेयर नीचे खेल सकता है, इसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें एक कोच का काम होता है और ये वही कोच कर सकता है जिसने कोचिंग कोर्सेज भी किए हों और उसको साथ क्रिकेट की समझ भी हो और लोगों को लेके चलना भी होता है, ठीक है ना। देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ, आपके साथ मैंने कितनी दफ़ा बैठ के बात की है कि इन जैसे कोचेज़, शौकत भाई जैसे कोचेज़ को ही आप ऊपर लेके आए और लाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग सारा साल डोमेस्टिक क्रिकेट में होते हैं, इन कोचेज़ को सबको पता होता है कि यार रिक्वायरमेंट क्या है, नीचे प्लेयर्स किस तरह डेवलप करने हैं, किस में क्या कमी है, किस में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि ये जितने भी कोचेज़ हैं जिन्होंने 14 15 साल लगाए हुए हैं, लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो वो ऐसी तो नहीं इतना अरसा काम किया ना, उनको सबको पता है, सबों को पता है कि यार नीचे क्या कुछ हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इन लोगों को इग्नोर करके हम वो लोग टीम में लेके आ जाते हैं, पाकिस्तान टीम में वो लोग NCA क्रिकेट एकेडमी में लेके आ जाते हैं जिन्होंने 1 मिनट का भी डोमेस्टिक क्रिकेट में काम नहीं किया। हम सिर्फ नामों को लेके आते हैं। जिस तरह अभी शौकत भाई ने एक चीज़ बोली कि नाम तो नहीं थे मेरी टीम के अंदर, मैंने काम करवाया बच्चों से। अब वो बच्चे थे, वो नाम तो नहीं था किसी का, लेकिन उन बच्चों को क्रिकेट का पता था, क्रिकेट खेलनी आती थी, बॉलिंग का पता था, बैटिंग का पता था। चीज़ें इन्होंने समझाई कि भाई हाँ भाई ये सिचुएशन है, अब आपने बैट्समैनों ने ये करना है, बॉलर्स ने ये करना है, ये लाइन और लेंथ है, इस तरह बैटिंग करनी है, इस तरह आपने क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। नाम तो बड़े नहीं थे। इसी तरीके से जब आप इन जैसे लोगों को नेशनल क्रिकेट एकेडमी, मैं तो कहता हूँ भाई शौकत भाई जैसे लोगों को आप पाकिस्तान टीम का भी बैटिंग कोच की तरफ लेके जाएं और जो समझ आता है। अभी जा नहीं सकते, न्यूजीलैंड का पिज्जा नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ, ऐसे जगह है, ठीक है। मैं यूसुफ साहब ड्रॉप हो गए, देखिए तो बैटिंग कोच शौकत भाई हमारे साथ बैठे हुए, तो मैं इनका नाम ले रहा हूँ। इसके अलावा और भी जो डोमेस्टिक के लोग हैं जिन्होंने इतना अरसा काम किया है, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको अंडर 19 के कोचेज़ बनाए हैं, ठीक है, पाकिस्तान शाहीन के कोचेज़ बनाए हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। यार इन जैसे लोगों को आप लेके आओगे ना ऊपर, फिर आप खुद देखना आपकी क्रिकेट में जो है वो फ़र्क कितना पड़ता है। क्योंकि ये सारे माहौल के अंदर हैं, एक एक चीज़ का इन सबको पता है। अभी जिस तरह ये फील्डिंग की बात भी कर रहे थे, ठीक है, देखो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो नेचुरल टैलेंटेड होते हैं फील्डिंग में, उनको फील्डिंग, ग्लेन मैक्सवेल है, हाँ, आप उसको मतलब जेल में भी बंद कर दोगे, वहाँ भी डाइवे मार रहा होगा। यार वो अभी जॉन्टी रोड्स में अभी मैचेस खेल रहे हैं, वो बिल्कुल वहाँ भी डाइव मार दी, मैं आपसे ये देखिए जो ग्लेन फिलिप्स ने कैचेस पकड़े, मुझसे किसी ने पूछा, मैंने पता क्या बोला, मैंने नॉर्मल है इसके लिए, मैंने नॉर्मल है। वो कमेंट्री में क्या कह रहा था, वो साइमन 800 पुशअप लगाता है वो, ठीक है, मैंने ये नॉर्मल है, ये हाईली नेचुरल टैलेंटेड है, इसको पूरा दिन आप डाइवे मारते लगवाते रहोगे, पूरा दिन डाइवे मारते रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ प्लेयर जो उन्होंने बात की फिटनेस की, देखिए फिटनेस जो है ना वो
हमारे लोगों का फिटनेस का कॉन्सेप्ट गलत बनाया हुआ है। फिटनेस का पता क्या हमारे लोगों ने बनाया हुआ है कि जो फिटनेस टेस्ट देगा ना, अच्छा सबसे पहली चीज़ एक बता दूं, हमारा यहाँ सिस्टम क्या है, 11 के 11 या 15 के 15 प्लेयर का जो एक ग्रुप है ना, उन सबको एक ही जैसा रखा हुआ उन्होंने, सबका फिटनेस टेस्ट एक ही जैसा होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होता भाई, सबका बॉडी वेट अपना है, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी है, हर चीज अपनी है। ठीक है शौकत साहब, ये तो अच्छी बात फिटनेस टेस्ट जो है ना, फिटनेस एक चीज, एक छोटी चीज बोलो, फिटनेस टेस्ट आप लें, लेकिन उस फिटनेस टेस्ट को आप ग्राउंड से मत मैच करें, ग्राउंड से मत मैच करें। अब जिस तरह इन्होंने एक बात बोली कि कुछ प्लेयर क्रिकेटर ऐसे हैं कि जो ग्राउंड में 100% फिट होते हैं, 100% फिट होते हैं, फील्डिंग तगड़ी करते हैं, 10-10 ओवर का एक स्पेल करवा दो, पूरा पूरा दिन बॉलिंग करते रहेंगे। अगर बैटिंग की बात करते हैं, वो पूरा पूरा दिन बैटिंग करते रहेंगे। फिटनेस की रिक्वायरमेंट पता क्या होनी चाहिए? फिटनेस की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपको फिट रखना है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट भी खेलनी है, एज बढ़ती जाएगी, एज के साथ साथ आप अपने आप को बहुत हो गई ना, फिट भी रख, नहीं तीनों फॉर्मेट हैं, लीग्स हैं, तो यार अगर फिटनेस की बात है ना, तो फिर पुराने वाला आइडिया आप नहीं एक चल सकते। एग्जांपल में भी आपको बताता हूँ कि एक जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर भी है, उसने हज़ारों रन करे हैं, उसका एक टाइम होता है। मिसाल के तौर पे जब हम उसको अपनी फॉर्म में देख रहे थे, तो वो जब ड्राइव मारता है तो उसका पैर 1 गज़ आगे जाता है, और उसके बाद वो ड्राइव मारता है तो वो ज़मीन से लगती हुई ड्राइव बहुत ज़ोर से जाती है। आप उसको बहुत खुश होते हो कि बड़ा ज़बरदस्त शॉट मार रहा है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बैट्समैन है। अचानक से वो उसका वो पैर उतना आगे निकलना किसी भी मेंटल वजह से, किसी फिजियोलॉजी की फॉल्ट की वजह से वो पैर आधा गज़ निकलने लगता है। 1 गज़ वो चाह रहा होता है लेकिन 1 गज़ पे नहीं जा रहा। अब उसका शॉट अपिश लगता है, शॉट भी कमज़ोर हो जाता है, वो आउट हो जाता है। मगर ख़राबी कहाँ पैदा होती है कि उस प्लेयर को अगर आप ज़रा सी ये बात समझ में आ जाए कि मुझ में ये है, मगर वो होता है कि जी मैंने तो इतने रन किए हुए, मेरी टेक्निक ठीक है, तो मुझे कोई टेक्निक ना सीखा। एक्चुअली टेक्निक की बात नहीं है, ये मेंटल गेम की बात है। तो अगर उस सारी इस झगड़े से निकल के कि हम सिर्फ फिटनेस के झगड़ों में फंसे रहें, दूसरे झगड़ों में मेंटल गेम अगर खेलें और रिक्वायरमेंट पूरी करें, जैसे अभी तनवीर ने कहा ना, ग्राउंड की रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर रहे हैं कि जिसे मैं चाह रहा हूँ एक दिन में 30 ओवर तुम कराओ, एक ही स्पीड से कराओ, एक ही जगह कराओ। जैसे हमारे पुराने हमने स्पिनर्स जो मैंने खेले हैं, उनमें कई स्पिनर ऐसे थे कि वो सारा दिन फेंकते थे एक ही जगह पे, बाकी पिच ऐसी फरश की तरह होती थी, एक जगह गड़ा हो जाता था, गेंद पर पड़। बॉल कंट्रोल सीखें, यानी जैसे कोचिंग में हमारे 2 चीज़ सिखाते हैं, एकेडमिक कोचिंग सिखाते हैं, एक ही फील्ड कोचिंग ग्राउंड की, लेकिन डेवलपमेंट एक इन दोनों के अंदर एक जैसी होती है। तो अगर कोई प्लेयर है ना, जैसे अक्सर लोग कहते हैं, सिफारिशें करवाते हैं कि हमें खिला लो, आप खेल तो जाओगे, लेकिन क्या होगा, आपकी वजह से कोई एक अच्छा प्लेयर बाहर बैठेगा तो आप खेलोगे। एक हर कमज़ोर प्लेयर सिफारिश से खेलने की कोशिश करता है, और जब वो खेलने की कोशिश करता है तो लाजमी तौर पे जो नुकसान पहुंचता है पाकिस्तान की क्रिकेट को, वो उसको खिलाने के लिए आपको एक तगड़ा और अच्छे प्लेयर को बेचारे को बाहर बैठाना पड़ता है, तब वो खेलेगा ना। आपको इसमें कैरियर में जिस तरह से आपको नुकसान रहा ना, ये भी हमने बहुत सुना है। इसमें देखिए, लेकिन फिर मैं एक बात इनसे कर लूँ कि आप फ्रस्ट्रेटेड हुए, आपके करियर में 21 आपकी सेंचुरी है, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन हुई, जिससे आप किस तरह से निकले? आपने दूसरा रास्ता अपना लिया कि आप कोचिंग कोर्सेज आपने किया और अब दूसरे अंदाज से आप आए। तो इसको मेंटल किस तरह से आप देखिए, ये चीज़ तो बहुत महसूस होती है कि उस वक्त ये कि मैं जैसे जब खेलता था तो आपको पता है उस ज़माने में 85-85 ओवर लिमिट की क्रिकेट होती थी। किस ज़माने से किस सन तक आपने? ये मैंने 80 से लेके 99 तक, 99 उस वक्त तक के दरमियान जितनी भी क्रिकेट मैंने खेली, उसमें इनिंग की क्रिकेट जो होती है फुल बगैर ओवर रिस्ट्रिक्शंस के, वो मैंने नहीं खेली। मैंने ओवर रिस्ट्रिक्शंस की क्रिकेट खेली। उसमें ये होता था, ज़ाहिर है जब मैं चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पर बैटिंग कर रहा हूँ तो ऊपर के बैट्समैन ओवर छोड़ेंगे तो वो मैं खेलूँगा। उस सूरत हाल में सेंचुरी बनाना बहुत मुश्किल तरीन काम होता था। तो अगर मैंने उसके अंदर वो चीज़ की है तो डेफिनेटली मैंने बहुत मुश्किल से ही की होगी। और जिस टीम में मैं खेलता था तो उसके अंदर ज़ाहिर है, या जिन टीमों के ख़िलाफ़ मैं मैं डिपार्टमेंट की क्रिकेट खेला हूँ। तो कौन से डिपार्टमेंट में थे? हबीब बैंक, जावेद मियादाद, सलीम मलिक, एजाज अहमद, आमिर सोहेल, मोहसिन खान, कादिर। तो अब ऐसी टीम में आगा जाहिद, अरशद परवेज़, अज़हर खान, सुल्तान राना, बहुत बड़ी टीम। अगर मैं उसके अंदर ये कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ और मुस्तकिल अपने आप के चांस को मेंटेन रखा हुआ है, चाहे वो मुझे ड्रॉप करें, खिलाएं, नहीं खिलाएं,
तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है मुझे मुश्किल वक्त पड़ा होगा और उन कम ओवरों के अंदर ज़ाहिर है मुझे उनकी डिमांड भी पूरी करनी है कि आखिरी ओवर आ गए, आप हिटिंग करें, 20-20 की तरह खेल रहे हैं, अब मुझे विकेट थ्रो भी करनी पड़ रही है अपनी फर्स्ट क्लास की। लेकिन अगर उस सूरत में भी अगर इतने रन कर रहे हैं और उस करने के बाद अब जैसे मैं देखता हूँ कि मेरे से कम एफ़र्ट किए हुए लोग आराम से जब वो टेस्ट और इंटरनेशनल का लेवल लगाते हैं और उसके ऊपर जो है वो मैं कहीं कोचिंग करने जाता हूँ तो वो मुझे ये पोस्ट करते हैं कि मैं तो इंटरनेशनल खेला हूँ, टेस्ट खेला हूँ, तो आपकी मैं कैसे बात सुनूँ? अगर आप टेस्ट क्रिकेटर होते तो मैं आपकी बात सुनता। इस चीज़ की थोड़ी सी वो होता है कि यार ये लोग नहीं सोचते कि मैंने जो एक ये कोर्सेस पीसीबी ने कराए थे, हमें एजुकेशन हासिल की है, इस एजुकेशन का और मेरा जो अपना बैकग्राउंड है 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट का और कोचिंग एक्सपीरियंस का, तो उसके तहत वो इतना ज़्यादा है कि जिन प्लेयरों को मैं ये समझा रहा हूँ शायद उनकी उम्र भी इतनी नहीं है जितना वो एक्सपीरियंस मेरा उस चीज़ का है, लेकिन वो उस लेवल की वजह से उसको समझने से कासिर हो जाते हैं, यानी इतनी अहमियत नहीं देते। नतीजा क्या होता है कि मेरा नुकसान नहीं होता, नुकसान उन्हीं का हो जाता है। नुकसान उन्हीं का होता है, ठीक है। लेकिन आप मतलब इस चीज़ से आप कैसे अपने आप जहन को आपने समझाया कि अगर नहीं मिल रही मुझे क्रिकेट, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं दूसरी तरफ से आऊँगा, मैं कोचिंग में इनसे आगे निकलूँगा? हाँ, ये तो कैसे आपने अपने माइंड को तैयार ये असल में था जब देखा मैंने कि कोई आगे वो नहीं है, तो जब मुझे पता लगा कि क्रिकेट के अंदर कायम रखने के लिए और भी रास्ते हैं, तो मैंने सबसे पहले मैच रेफरी का कोर्स करा और मैच रेफरी रहा मैं तकरीबन 3-4 साल। उसी दौरान मैंने कोचिंग कोर्स भी किए, तो उसी दौरान एक वुमेन क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, तो पहली फर्स्ट वुमेन चैम्पियनशिप जो हुई थी तो उसका कराची का मुझे सेलेक्टर, कोच, मैनेजर का कोच इस तरह का बनाया था, तो वो फर्स्ट चैम्पियनशिप भी वो हमने जीती थी वुमेन की उस ज़माने के अंदर। तो इस तरह कोचिंग के अंदर दाखिल हो गया, फिर कोर्स करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता। फिर ऑस्ट्रेलिया से एक साहब आते टुड बायरन साहब, उन्होंने आपके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है जो मैंने पढ़ा था 5-6 साल पहले। 2004 के अंदर एक क्वींसलैंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक कोर्स कराची में खाना के अंदर करवाया था जो कस्टम क्रिकेट एकेडमी जलालुद्दीन ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। उसके अंदर वो आए थे, तो वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त बड़े नामवर ट्यूटर थे, उनके साथ डैरेन होल्डर जो बाद में ऑस्ट्रेलिया टीम के भी शायद कोच लगे, वो साथ आए थे। तो उसमें वो इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो जब उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करा और मेरी परफॉर्मेंस पूछी तो वो मेरे से कहने लगे कि भाई ये इतने रन किए हुए, इतनी सेंचुरीज़ की हुई हैं, तो कितने टेस्ट खेलें? मैंने कहा कोई नहीं, कहना वनडे वगैरह कोई इंटरनेशनल? मैंने कहा कोई नहीं। तो वो बड़ा सरप्राइज़ हुआ। तो इत्तेफाक से वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, तो स्टेज पे चढ़ के वो कहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे नहीं खेला। तो उन्होंने कहा कि जी इसका स्टांस ठीक नहीं था। उसने मुझे स्टेज पे बुला लिया, कहने लगा क्या स्टांस था? मैंने उसे बताया, तो बायोमैकेनिक्स का एक्सपर्ट था, वो हाईली क्वालिफाइड आदमी था, कोई प्रोफेसर वगैरह टाइप का। तो वो खामोश रहा, देखता रहा। उसने कहा कि यार इसकी अपनी जो दूसरा डैरेन होल्डर था उसके इसकी वीडियो बनाओ। उसके बाद वो अंदर ले गया कराची में ग्राउंड में, उसने एक सिनेरियो मैच सिनेरियो रखा और मुझे एक ओवर के अंदर उसने कहा 12 रन बनाने। तो जो बॉलिंग मुझे कर रहे थे वो करंट लड़के थे खेलने वाले, तो मैंने जो उसके अंदर बैटिंग करी तो वो सर पकड़ के बैठ गया। तो उसने मेरे पे एक केस स्टडी बना दी। तो उस वक्त मेरी एज शायद 44 थी। तो कहने लगा कि मैं अभी तक ये बात को समझ नहीं सका कि क्या फ़ॉल्ट था, इसमें तो कोई फ़ॉल्ट ही नहीं, बायोमैकेनिक कोई फ़ॉल्ट ही नहीं। तो हमारे मुल्क के अंदर यही किसी को नहीं पता उस वक्त तक कि बायोमैकेनिक क्या है या फिजियोलॉजी क्या है। तो खाली कोर्स कर लेना काफ़ी नहीं होता, आपको उसे ये भी पता होना चाहिए कि आप कोर्स में अगर बायोमैकेनिक की बात हो रही है या फिजियोलॉजी की बात हो रही है तो उसकी बेसिक नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए। ये बैठे ना, आपने उमर रशीद साहब का नाम लिया। हाँ। उमर रशीद साहब से परसों में मिला था। उमर रशीद साहब ने तनवीर के मुंह पे कह रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा ये बॉलर बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ जो भी हुआ पहले टेस्ट में इसने जिस तरह से आउट किए, मतलब साउथ अफ्रीका के कैलिस और पता नहीं कौन कौन था। तनवीर आपके साथ भी तो यही सब कुछ हो चुका है।
देखिए लेकिन हम आप भी आपका माइंड कुछ और था, आप इस तरफ नहीं आए, देखिए, आपने कहा कि उड़ा दूंगा। वैसे टीवी पर बैठ के। देखा जाए हम तो खेल गए पाकिस्तान, लेकिन हम भी डसे हुए हैं, इसी तरह के डसे हुए हैं ना। देखिए क्या यार, पुरानी बात है, हमें भी नहीं पूछा गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, क्योंकि सीधी बात है हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए, ना बिज़नेस थे वालिद साहब के, ना कुछ था। मेरे अब्बू कहते थे जाओ यार क्रिकेट खेलो। अब हम क्रिकेट खेलते थे, हमारे दिमाग में ये था कि यार क्रिकेट ही खेलनी है, अगर यहाँ से हट गए तो सीधा, मैंने आपको क्या बोला था, आम की रेडी लगाएंगे हम, ठीक है, वो पक्की लगनी थी अगर हम इस तरह लगे ना रहते। वो करते 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 मतलब एक टाइम ऐसा आया जब आउट किए तो कराची से नाम नहीं आया कि जी ये बुढ़ा हो गया है, खेले आउट किए। उसके बाद जब पाकिस्तान खेले, मैंने चल शुक्र है यार पाकिस्तान खेले, सियासत भरी पड़ी वहाँ पे। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके बाद तो मुझे कम से कम कंटिन्यू 5-6 साल, 4-5 साल तो कंटिन्यू क्रिकेट खेलना चाहिए था पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ भी सियासत हुई। बात ये है कि चाहे आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है, चाहे आपकी क्लब क्रिकेट है, चाहे आपकी पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पे सियासत है। अगर आपको जो बंदा नहीं पसंद, उसको यही बोल दिया जाता है ये फील्डर अच्छा नहीं है, ये इस बैटिंग में टेक्निक में मसला है, ये इसका एटीट्यूड का मसला है, ये बॉलर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जो पसंद है, चाहे उसके 100 मसले हों, उसको टीम के अंदर लेके आना, उसको खिलाना। ये कितने प्लेयर ऐसे ज़ाया हो गए। तनवीर ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है इस चीज़ की कि प्लेयर का, अच्छा प्लेयर स्टार्ट अच्छा था लेकिन फिर आगे चल नहीं पाया। उनके बारे में बातें बहुत होती हैं, एटीट्यूड शायद मसला है। लाला शौकत मिर्ज़ा उर्फ लाला हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया शौकत मिर्ज़ा साहब, आपने वक्त निकाला और आप आए और पीटीवी की आपने विनिंग स्टोरी शेयर की। कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें अगर? मैसेज यही है कि जो मैं की बात की थी, अगर क्रिकेट से इसको निकाल दें, कोचेस जो मैंने ये किया, मैंने वो किया, जब आप कोच बन गए, टीचर बन गए, तो सिंपल है कि आप टीचिंग मेथड को यूज़ करें। पाकिस्तान की टीम को भी यही मैसेज है मेरा आप टीचर बन जाएं, और जब टीचर है तो आपकी क्लास के अंदर जितने ही बच्चे हैं उनको बराबरी का आप बर्ताव करें, किसी को फौकियत एक दूसरे पे ना दें, और बराबरी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जिसका हक बनता है वो खेले। बिल्कुल हकदार को उसका हक देना। मेरा सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद शौकत भाई को, टीम इन्होंने जितवाई, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये इनको जाने मत दें, पीटीवी की टीम को हेड कोच इन्हीं को रखें, आपकी टीम ज़बरदस्त आगे भी खेलेगी। चलिए जी, पीटीवी को भी पैगाम दे गए। और इनके जो कप्तान है ना अम्माद बट, उनके पास डबल टाइटल हो गया है। जो रीजन का काज़म ट्रॉफ़ी थी वो सियालकोट के कप्तान थे, उन्होंने सियालकोट की कप्तानी में ट्रॉफ़ी उठाई। और ये जो पीटीवी ने जीता है ये प्रेसिडेंट्स कप था, इसमें डिपार्टमेंट की 9 टीम्स खेल रही थी, उसमें अम्माद बट लकी रहे। हालांकि ज़्यादा अरसे जो कप्तानी की है वो तैमूर ने की है। अम्माद बट क्योंकि स्ट्राइक कैंप में बुला लिए गए थे तो वो पीसीबी की ड्यूटी में थे, वो वापस आए, आखिरी मैच उन्होंने खेला, या आखिरी या 2 मैच आखिरी उन्होंने खेले, और फिर उनकी किस्मत में एक ट्रॉफ़ी थी। तो 2 ट्रॉफ़ीज़ लिए बैठे हैं अम्माद बट और शौकत लाला साहब, दोनों कैप्टन्स को और प्लेयरों को बराबर का रोल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं भाई। प्लेयर्स इनके पास इतना बड़े नाम नहीं थे, सिर्फ इमामुल हक आखिरी 2 मैचेस खेला है, उसके अलावा शामिल हुसैन थे, शाहजेब लड़के ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी, 5 विकेट्स लिए, सेंचुरी भी उसने बनाई। और भी इनके बच्चे, तैमूर है, अम्माद बट है, सारे के सारे सबके लिए नेक तमन्ना है, सारे बच्चों के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जो यंग हैं और वो ऊपर आते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक से ही उनका रास्ता बनेगा। उनके लिए दुआओं के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।